नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का एमए फाइनल पेपर 1 यूनिट 3 की क्लास में स्वागत है। हम लोग संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसके संदर्भ में रैल्फ डेरेनडॉर्फ के विचारों का हमने पिछले वीडियोज़ में अध्ययन किया। आज हम इस विवेचना का तीसरा और अंतिम भाग देखने जा रहे हैं और इस भाग में हम रैल्फ डेरेनडॉर्फ के विचारों की एक आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आलोचनात्मक समीक्षा, मूल्यांकन। डेरेनडॉर्फ इज़ गिल्टी ऑफ द फैलेसी ऑफ द बाइनरी मॉडल। तो जो शुरुआत हम कर रहे हैं आलोचनात्मक समीक्षा की, वो उनकी जो सबसे अधिक आलोचना जो डेरेनडॉर्फ की जाती है, उसी आलोचना से हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो उनके आलोचक हैं डेरेनडॉर्फ के, वो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थियोरी जो संघर्षवादी विश्लेषण है, उसके साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वह मार्क्स का संघर्षवादी विश्लेषण हो, चाहे मिल्स का हो, चाहे डेरेनडॉर्फ का हो, इन्होंने अपने संघर्षवादी विश्लेषण में समाज को हमेशा दो परस्पर विरोधी वर्गों में, समूहों में विभाजित किया है। तो इस तरह की जो डायकोटमी वो समाज में बता रहे हैं, चाहे वो जैसे मार्क्स ने कहा श्रमिक और पूंजीपति के बीच विभाजन, या जिस प्रकार मिल्स शक्ति के आधार पर विभाजन की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से डेरेनडॉर्फ सत्ता के आधार पर समाज को विभाजित कर रहे हैं दो वर्गों में, वास्तव में समाज में इस तरह का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है और समाज में बहुत सारे हित समूह होते हैं। केवल दो ही हित समूह नहीं होते हैं, समाज में अनेकानेक हित समूह होते हैं और अनेक आधारों पर लोग परस्पर समूहों में विभाजित होते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही क्लियर कट बाइनरी मॉडल जो होता है, वो समाज की वास्तविकता को समझने की दृष्टि से थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला होता है और वास्तव में वो वास्तविकता को बताने से ज़्यादा उसको छुपाता ज़्यादा है। बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारी वास्तविकताओं को, बहुत सारे जो समाज के तथ्य हैं उनको वो ढक देता है। तो जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि समाज को इस तरह से दो परस्पर विरोधी गुटों में या समूहों में या वर्गों में विभाजित कर देना और ये मान लेना कि यही दो प्रमुख वर्ग हैं समाज में, ये उचित नहीं है। तो इस आधार पर सबसे पहला जो उनका क्रिटिसिज्म होता है वो उनकी इसी क्लास डायकोटमी को लेकर के है, क्लास समाज का दो स्पष्ट वर्गों में विभाजन को लेकर के है। फिर दूसरी जो आलोचना है वह है, अथॉरिटी इज़ नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास। इनकम, प्रेस्टीज, लाइफस्टाइल, लाइफ अपॉर्चुनिटीज़, मटेरियल पोजेशंस एट्सेट्रा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास। जो दूसरी आलोचना डेरेनडॉर्फ की उनके आलोचक कर रहे हैं, वो इस आधार पर कर रहे हैं कि डेरेनडॉर्फ केवल सत्ता को वर्ग का आधार बताते हैं कि समाज में सत्ता का असमान विभाजन होता है। किसी के पास ताकत होती है, शक्ति होती है, सत्ता होती है और किसी के पास नहीं होती है। इस कारण वे परस्पर विरोधी हो जाते हैं। तो ये जो एकमात्र आधार जो वर्ग के बनने का बताया गया है, सत्ता संबंध, उससे उनके आलोचक जो हैं वह सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार वर्गों के निर्धारण के और भी आधार होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति या आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी जीवन शैली, जीवन अवसर, आपके पास क्या क्या भौतिक सुख सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें भी व्यक्ति के सामाजिक वर्ग को तय करने में महत्वपूर्ण होती हैं और इसलिए केवल सत्ता संबंधों को ही आधार बना देना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर डेरेनडॉर्फ की एक और आलोचना इस बात को लेकर के है कि अथॉरिटी इज़ नॉट द सोल बेसिस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कास्ट, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स, लैंग्वेज, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सो ऑन हैव कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो अब एक और जो आधार है आलोचना का, वो यह है कि डेरेनडॉर्फ कहते हैं कि जो समाज में संघर्ष है, जो वर्ग संघर्ष है, वह सत्ता के लिए संघर्ष होता है। तो
जो सारा वर्ग संघर्ष का आधार है वह क्या है? सत्ता के लिए संघर्ष है। लेकिन आलोचक फिर कहते हैं कि समाज में संघर्ष केवल सत्ता को लेकर के नहीं होता है, बहुत सारे और आधार हैं जिन पर हम संघर्ष को देखते हैं, चाहे वह जाति के आधार पर भी हम देख पाते हैं कि अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो हम देख पाएंगे कि संघर्ष जाति को लेकर के होते रहे हैं, संघर्ष धर्म और संप्रदाय को लेकर के होते रहे हैं, विचारधाराओं को लेकर के संघर्ष होते रहे हैं, कई प्रथाओं को लेकर समाज में संघर्ष रहे हैं, भाषा के आधार पर हम संघर्ष देखते आ रहे हैं। और आर्थिक तत्वों, आर्थिक एलिमेंट्स तो हैं ही संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण। तो आर्थिक विषमताएं जो हैं समाज में, वो संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए केवल संघर्ष को एकमात्र इस आधार पर कि केवल सत्ता के लिए संघर्ष ही समाज में संघर्ष का आधार है, यह बहुत लॉजिकल या तार्किक प्रतीत नहीं होता, और ऐतिहासिक तथ्य भी इसके विपरीत हैं। फिर एक और आलोचना जो डेरेनडॉर्फ की जाती है वह यह है कि ऑल्दो डेरेनडॉर्फ क्लेम्स हिज थियरी टू बी अ जनरल थियरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नैरो एंड लिमिटेड। तो डेरेनडॉर्फ ने वास्तव में सामाजिक संघर्ष का एक वृहद सिद्धांत, एक मैक्रो थियरी प्रस्तुत की, जिसके ज़रिए से ये एक जनरल थियरी ऑफ सोसाइटी उन्होंने कहा, ये समाज का एक सामान्य सिद्धांत है संघर्ष का। लेकिन वास्तव में उनका जो संघर्ष का सिद्धांत है वो बहुत ही एक पक्षीय है, बहुत ही एकांगी है, और समाज के एक बहुत ही सीमित पक्ष को एक्सप्लेन करता है। यानी सत्ता के लिए संघर्ष के आधार पर हम समाज के व्यापक संदर्भ में उसे एक समाज का व्यापक सिद्धांत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सत्ता संघर्ष के अलावा भी समाज में परिवर्तन के अनेक पक्ष हैं, और उन पक्षों की जो है उन्होंने उपेक्षा की है, उनको अपने सिद्धांत में जगह नहीं दी है। इसलिए उनके सिद्धांत को हम एक समाज का सामान्य सिद्धांत नहीं मान सकते हैं। It does explain a certain aspect of society but does not analyze social change in total societies. तो यह समाज के एक पक्ष का ज़रूर विश्लेषण करता है, समाज में सत्ता संघर्ष को ज़रूर एक्सप्लेन करता है, लेकिन व्यापक सामाजिक परिवर्तन जो है समाज में उसका वो विश्लेषण नहीं करता है। Dahrendorf's claim that social change is necessarily the result of changes in the authority structure is not acceptable. Profound changes have come about in societies without changes in authority structure. तो डेरेनडॉर्फ का यह जो उनका एक क्लेम है, ये एक उनका दावा है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता संबंधों में या सत्ता संरचना में बदलाव के कारण होता है, वह ठीक नहीं है। बहुत सारे परिवर्तन, बिना सत्ता संबंधों के परिवर्तन के भी समाज में बहुत गहरे और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और होते रहे हैं। और मार्क्स के जो अगर हम सिद्धांत देखें या वेबर के हम सिद्धांत देखें तो उनमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक तत्वों में परिवर्तन या धार्मिक विचारधाराओं में परिवर्तन के आधार पर एक्सप्लेन किया है। तो यह कहना कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो सत्ता संबंधों में परिवर्तन के कारण ही होता है और एकमात्र सत्ता संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का कारण है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन समाज में ऐसे हुए हैं जो बिना सत्ता संबंधों में परिवर्तन के हुए हैं। फिर इब्राहिम ने एक और महत्वपूर्ण कमी इस सिद्धांत की बताई है कि वास्तव में इब्राहिम राइट्स दैट डेरेनडॉर्फ हैज रिप्लेस्ड मार्क्सियन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म विथ हिज ओन पॉलिटिकल डिटर्मिनिज्म। तो इब्राहिम कहते हैं कि जहाँ डेरेनडॉर्फ मार्क्स की कमियों का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं कि वो एक आर्थिक निर्धारणवादी थे और उन्होंने सारी जो समाज का आधार केवल आर्थिक तत्वों को बताया है और सारे परिवर्तनों को आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर ही समझाया है, और इसलिए हम उनके सिद्धांत को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
तो वही खुद ने भी, लेकिन जब अपना सिद्धांत सामने रखा तो उन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के स्थान पर अपना राजनीतिक निर्धारणवाद स्थापित किया और यह कहा कि सत्ता में बदलाव के साथ सारे परिवर्तन होते हैं, अर्थात समाज में हर बदलाव का जो आधार है वो सत्ता संबंध है। तो इस तरह से वे मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की तो आलोचना करते हैं, लेकिन स्वयं भी फिर राजनीतिक निर्धारणवाद के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को और संघर्ष को समझाना शुरू करते हैं। तो यह उनके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी है। फिर वॉन्डेनबर्ग ने एक और आलोचना की है। ही राइट्स दैट अथॉरिटी, while an important dimension of conflict, is not necessarily an overriding one, nor is it logically or empirically prior to other sources of conflict. तो वॉन्डेनबर्ग भी लगभग उसी बात को एक दूसरी तरीके से कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी यानी सत्ता जो होती है वही सामाजिक संघर्ष का सबसे प्रोफाउंड, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक कारण नहीं होता है। मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट तथ्यात्मक एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि जो सत्ता के लिए जो संघर्ष है वही सबसे महत्वपूर्ण है या वही सबसे प्रोफाउंड है, वही निर्णायक है। और इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं, नॉर इज़ इट लॉजिकली और एम्पिरिकली प्रायर टू अदर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा भी नहीं है कि अन्य संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण या प्राथमिक जो है वह सत्ता संबंध है। यानी समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट के, संघर्ष के जो अन्य कारक हैं, चाहे वह धर्म हो, जाति हो, आर्थिक कारक हो या अन्य जो भी कारक हैं समाज में संघर्ष के, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा प्राथमिक सत्ता संघर्ष हो, यह भी कहीं किसी भी ऐतिहासिक या तथ्यात्मक विवरण से या एविडेंस से प्रूव नहीं होता है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर या सत्ता संरचना ही समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है। तो इस तरह से जो डेरेनडॉर्फ की आलोचना है वो इस बात को लेकर के है कि उन्होंने भी एक तरह का राजनीतिक निर्धारणवाद स्थापित किया अपने सिद्धांत के माध्यम से, और उनका जो सिद्धांत है वह बहुत सीमित और एक पक्षीय है और समाज के या सामाजिक परिवर्तन के, समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के एक बहुत ही सीमित स्वरूप का वो विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से इन आधारों पर डेरेनडॉर्फ की आलोचनाएं की गई हैं, उनके सिद्धांत की कमियां बताई गई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम यह बात तो ज़रूर मानेंगे कि समाज में सत्ता का जो असमान विभाजन है और उसके कारण उत्पन्न जो वर्ग विभाजन है, जो शासक और शासित के बीच का जो भेद है, उसके संबंध में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत डेरेनडॉर्फ ने हमारे सामने रखा है। और उस दृष्टि से यह समाज को समझने के लिए हमें और समाज में परिवर्तन को समझने के लिए हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला सिद्धांत है। तो डेरेनडॉर्फ के सिद्धांत के संदर्भ में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम अगले वीडियो में अन्य संघर्षवादी सिद्धांतकारों के विचारों की विवेचना करेंगे। आप सभी लोगों का फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।